हाल चाल कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया एकदम। ठीक है। आज क्या कर रहे हैं हम लोग? नवंबर 19 इंडेस 103 का एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो नवंबर 19 के पेपर में आ चुका है। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन। इंडेस 103 ना इज़ वेरी लाइक काइंड ऑफ एन अंडरडॉग, अंडर एस्टिमेटेड काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड है। लोग इस स्टैंडर्ड को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है और ये है ना, इंडेस 110 के नीचे थोड़ा चुप जाता है। बट एक उसके स्टडी मटेरियल में एक आध दो क्वेश्चन बहुत फैंटास्टिक है। और ये नवंबर 2019 का जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है ना, दैट इज़ टू गुड, यू नो, रियली लवली। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था सर ये थोड़ा क्वेश्चन करा दो, तो मैंने सोचा इसे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देता है। I hope you like it, and once you like it, do share, like button, subscribe to this channel. ठीक है, बढ़िया। बिफोर आई स्टार्ट एक और इन्फॉर्मेशन देना आप लोगों को कि मैं है ना SFM का एक नया फ्रेश बैच चालू कर रहा हूँ, राइट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। सो दिस न्यू बैच विल स्टार्ट फ्रॉम 4th of May। इतना टाइम आपको पहले बता रहा हूँ ताकि आप एक प्रिपरेशन कर दे इस बैच के लिए कि 4th of May से चालू होगा। एंड दिस विल बी लाइक अ मॉर्निंग बैच, मंडे टू फ्राइडे, मॉर्निंग 7 to 9:30। सो 5 days in a week। और ये बैच मैं कंप्लीट कर दूंगा 4 months में। सो 4th of May से चालू कर रहा हूँ और टारगेट हो रखा है कि मैं इसे 31st August तक कंप्लीट कर दूँ। Who can attend this batch? Guys, everyone who is planning to have a November 22 attempt can, join this batch. In fact, only November 22 नहीं, I'm trying to tell you कि May 23, November 23, May 24, November 24 also can attend this batch. Because SFM ना CA final का paper 2 हो रखा है. And all the CA inter students who have now graduated to final, welcome to final, and they should, according to me, start always with SFM. Got that? कहाँ लेने वाला हूँ मैं बैच? Unacademy के प्लेटफॉर्म पे। So you can subscribe to Unacademy, use my code RM10, get discount of 10%। जकास। सर सिर्फ SFM नहीं, FRB आप कंटिन्यू कर सकते हो मेरे साथ। Then there's audit जो अभिषेक बंसल सर लेंगे, there's law जो अमित पॉपली सर लेंगे। So you will get the whole package of Group 1। Unacademy का सब्सक्रिप्शन एंटायरली Group 1 के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि गो फॉर आइकॉनिक। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, तो यू विल गेट द हार्ड कॉपीज ऑफ आवर बुक्स अलॉन्ग विद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। सो दैट वुड बी ग्रेट, बढ़िया होगा, है ना। सो और क्या प्लान कीजिए। अगर और कोई आपको डाउट्स है तो मैंने अपने ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन दैट नंबर। बढ़िया, अब इससे जाने देते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद नवंबर 2019 इंडेस 103 का क्वेश्चन एंड आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन अलॉन्ग विथ यू। चलिए, क्वेश्चन कहाँ से देखना है? क्वेश्चन आपको देखना है या तो आप इंडेस नवंबर 19 का पेपर डाउनलोड कर लो, या तो ये क्वेश्चन मेरे कंपाइलर में भी हो रखा है। अगर आपको अभी तक कंपाइलर के बारे में नहीं पता है तो कंपाइलर हैज़ क्वेश्चंस राइट फ्रॉम द फर्स्ट अटेम्प्ट टिल डेट। सारे RTPs और सारे पास पेपर्स चैप्टर वाइज मैंने एडजस्ट कर दिए, तो यू विल गेट दिस क्वेश्चन देयर ऑल्सो। मैंने इस कंपाइलर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। सो नवंबर 2019 ढूंढते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो ये आ गया है अभी तक नवंबर 18 की RTP। अपने को नवंबर 19 का पेपर चाहिए एंड दिस इज नवंबर 18 का पेपर। आई विल नॉट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, दैट्स व्हाई आई पिक दिस क्वेश्चन अप टू सॉल्व इट विथ यू एंड दिस इज फैबुलस क्वेश्चन। अगर आपको और कोई ऐसे क्वेश्चंस चाहिए ना कि मैं रिकॉर्ड करके पोस्ट करूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दो। सो नवंबर 19 पेपर, कैन आई स्टार्ट विद दैट? जकास बोल दो एक बार सब लोग यार, और प्लीज़ शेयर करो, मज़ा करो। फर्स्ट वन, नंबर्स भी आ चुके हैं, रीडिंग क्लासेस है। फर्स्ट वन, नवंबर 19 पेपर, आर यू ऑल रेडी? First one, the balance sheet of David and Parker as on 31st of March 2019 is given below. Assets for David Parker, non-current assets, property, plants and equipment, investments, current assets में inventory, financial assets में trade receivable, cash and cash equivalent, others, equity and liability में we have equity and other liability, non-current liability के अंदर we have long-term borrowings, long-term provisions and deferred tax, current liability के अंदर we have short-term borrowings and trade payables. Other information, the question starts now.
David acquired 70% shares of Parker. David is acquiring 70%. So first column David का है, second column Parker का है. David acquires 70% shares of Parker. NCI 30% होगा. और अगर आपको 103 याद है, so 6 steps. Step number 1, identify the acquirer, David Limited. Step number 2, identify the date of acquisition, 1st of April. Step number 3, purchase consideration, fair value measurement. Step number 4, net assets, that is assets minus liability, identifiable net assets, again at fair value. Practically speaking, IND AS 103 पूरा fair value model हो रखा है. Step number 5, NCI, either we can take it at proportionate share or at fair value. And step number 6 is calculation of goodwill or gain from bargain purchase, that is capital reserve. And then we'll prepare the consolidated opening balance sheet. First one, David acquired 70% shares of Parker on 1st April 2019 by issuing its own shares in the ratio of 1 share of David for 2 shares of Parker. Purchase consideration, I'm issuing 1 shares for 2 shares and the fair value of shares of David is 50 per share. तो share में कौन से price पे issue कर रहा हूँ? 50 पे. Purchase consideration step number 3 में काम आएगा. The fair value exercise resulted into following. Fair value of property, plant and equipment on 1st April 2019 was 450 lakhs. So ये आ जाएगा step number 4 में. David Limited agreed to pay an additional payment as a consideration that is higher of 30 lakh or 25% of excess profit in first year after acquisition over its profits in the preceding 12 months made by Parker. So David additional consideration pay कर रहा है, that is contingent consideration. This also becomes the part of PC guys. Step number 3 में काम आएगा. और higher of what? 30 or 25% of excess profit in first year after acquisition over its profit in preceding 12 months made by Parker. Additional amount will be due after 3 years. जो भी payment करना है 3 साल के बाद करना है. Parker has earned 20 lakh profit in the preceding year and expects to earn only 10 lakh higher. So guys, 10 lakh higher का 25% comes to only 2.5 lakh. Higher of 30 lakh or 2.5 lakh, it will be 30 lakh. Contingent consideration will be 30 lakh and will be paid after 3 years. इसे discount कराना नहीं भूलेंगे. ये contingent consideration हो जाएगा part of PC. Next one. In addition to above, David has also agreed to pay one of the founder, shareholder director, a payment of 25 lakh provided he stays with the company for 2 years after acquisition. This is not a contingent consideration. This is nothing but a salary, employee remuneration. Director को बोला है, founder है कि आप रहो 2 साल रहो acquisition में के बाद. Boss, this is nothing but a payment for the services. This is not a part of contingent consideration. In fact, this will not come in IND AS 103 right now because वो 2 साल तक सर्विस में रहेंगे. उसके बाद हम उसे एम्प्लॉय एक्सपेंस नोट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे. पीसी में नहीं आएगा. नेक्स्ट वन, Parker has certain equity settled share-based payment award which got replaced by new awards issued by David. So guys, share-based payments 102, 103 का combination. As per the original term, the vesting period was 4 years. As on the acquisition date, the employees of Parker have already served 2 years. As per the replacement awards, the vesting period has been reduced to 1 year from the date of acquisition. The fair value of the award on the date of acquisition is original award is 6 lakhs and replacement award is 9 lakhs. Guys, यहाँ पे pre-settlement obligation, pre-obligation and post-obligation निकालना पड़ेगा. So ये 4 स्टेप में हम काम कर सकते हैं. अगर आपको मेरे लाइव क्लासेस याद हो तो 4 स्टेप में हम लोग ने IND AS 103 के अंदर IND AS 102 के शेयर बेस्ड पेमेंट के क्वेश्चंस किए हैं और ये भी पीसी का पार्ट बनेगा. स्टेप नंबर 3 तक प्री सेटलमेंट ऑब्लिगेशन आएगा ना. सो पीसी में यहाँ पे आने वाला है शेयर्स, पीसी में यहाँ पे आने वाला है कंटिंजेंट कंसिडरेशन और पीसी में आने वाला है शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड्स. नेक्स्ट वन, Parker had a lawsuit pending with the customer which has made a claim of 35 lakh. Management reliably estimated the fair value of the liability is 10 lakh. Pending lawsuit, contingent liability. बट उसका फेयर वैल्यू मेजरेबल है तो इसे हम लायबिलिटी बनाएंगे. सो देयर विल बी एडिशनल लायबिलिटी ऑफ 10 लाख. उसका फेयर वैल्यू दे दिया है. द टैक्स रेट अप्लीकेबल फॉर बोथ दी एंटिटीज 40%. अगर टैक्स रेट भी दे दिया हुआ है तो डिफर्ड टैक्स का कैलकुलेशन भी होगा. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ओपनिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ डेविड ऑन 1st of April 2019 along with your working and assume the discounting rate of कितना परसेंटेज? 8%. आर वी क्लियर विद दैट? चलिए बढ़िया. मैंने सोल्यूशन तो इसके नीचे दे दिया है बट मैं सोल्यूशन आपको सॉल्व करा रहा हूँ. सो क्वेश्चन के साथ साथ आंसर देते रहना. सबसे पहले स्टेप नंबर 1 से चालू करेंगे.
and we will go to step 1. Can I start, guys? Chaliye. So my step number 1 is identify the acquirer. Identify the acquirer. Who's the acquirer? David Limited. Sir David Limited is your acquirer. Too good. Step number 2, date of acquisition. So date of acquisition आएगा 1st April 2019. चलिए, स्टेप नंबर 3 आना चाहिए कंसिडरेशन. सो कंसिडरेशन भी किस पे मेजर करना है? हमें कंसिडरेशन मेजर करना है फेयर वैल्यू पे. और यहाँ पे कंसिडरेशन के 3 पार्ट है. फर्स्ट वन इज शेयर एक्सचेंज. सो शेयर एक्सचेंज में हमने क्या कहा है? दैट आई विल इश्यू 1 शेयर ऑफ डेविड फॉर 2 शेयर्स ऑफ पाकर. पाकर में जाके देखते हैं शेयर्स कितने हैं. 400 इज द अमाउंट. पाकर का फेस वैल्यू था 100. So 400 divided by 100 is 4 shares and I'm going to issue 1 for 2. So share exchange में shares कितना issue करेंगे हम लोग? 4 into 1 for 2. That means but हम लोग 70% of shares acquire कर रहे हैं. Let's not forget. So 4 into 70% and into 1 by 2. That means I'm going to issue 1.4 lakh shares. Are we exactly clear with that one? So अगर आपको understanding simple सी चाहिए, so this is David, this is Parker. पाकर को कहा है कि आपके 2 शेयर के बदले में मैं अपना 1 शेयर दूंगा. मैं उसका कितना शेयर्स खरीद रहा हूँ? यहाँ पे 4 लाख शेयर्स है. मैं उसका 70% शेयर्स खरीद रहा हूँ, तो मैं 2.8 लाख शेयर्स खरीद रहा हूँ और मैं उसके बदले में उसे 1 शेयर देने वाला हूँ. दैट मीन्स 1.4. 2.8 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1. 1.4 लाख शेयर्स देने वाला हूँ. और अमाउंट वाइज कैलकुलेट करूँगा तो इसका 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 50. सो हाउ मच इज़ 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 50? दैट कम्स टू 70 lakhs. That is in shares. Too good. चलिए, नेक्स्ट वन गाइस, बी कंटीजेंट कंसिडरेशन. ये भी पीसी का पार्ट होगा. सो कंटीजेंट कंसिडरेशन भी पीसी का पार्ट होगा. और कंटीजेंट कंसिडरेशन में क्या करेंगे हम लोग गाइस? 30 लाख और 10 लाख जो एक्स्ट्रा है, और 10 लाख का भी 25%, दैट इज ओनली 2.5 लाख. सो 30 लाख और 2.5 लाख, वॉट एवर इज ग्रेटर हायर ऑफ, तो 30. बट 30 देने कब वाले हो? 3 years के बाद. सो गाइस दिस विल बी 30 डिवाइडेड बाय 1.08 रेज टू पावर 3. सर 08 कहाँ से आया? बेटा डिस्काउंटिंग रेट क्वेश्चन में दिया हुआ 8. चलो कैलकुलेटर यूज़ कीजिए. So we have 30 divided by 1.08 and 3 टाइम equal to मेरा आंसर आ रहा है 23.81. So ये भी पीसी का पार्ट बन जाएगा. Too good. Now third one is replacement awards. Share based replacement awards की हम लोग बात कर रहे हैं ना. So replacement awards डाल देता है. सो 70 लाख आ गया शेयर्स में. 23.81 इस कंटीजेंट कंसिडरेशन जो 3rd ईयर के एंड पे करना है, आज प्रेजेंट वैल्यू पे आएगा. और रिप्लेसमेंट अवार्ड. रिप्लेसमेंट अवार्ड्स की कहानी भी सिंपल है. स्टेप 1, ओरिजिनल अवार्ड्स का फेयर वैल्यू. सो ओरिजिनल अवार्ड्स का फेयर वैल्यू इज 6 लाख. टू गुड गाइस. नेक्स्ट वन, रिप्लेसमेंट अवार्ड का फेयर वैल्यू. रिप्लेसमेंट अवार्ड का फेयर वैल्यू दे हैव गिवन यू इज 9 लाख. नेक्स्ट वन, थर्ड गाइस, प्री सेटलमेंट ऑब्लिगेशन और प्री कॉम्बिनेशन ऑब्लिगेशन is guys the fair value of old, that is 6, multiplied by vesting period completed. As per the original term, the vesting period was 4 years
and as on the date of acquisition the vesting period already completed is 2, so into 2 divided by, यहाँ पे denominator में higher of old vesting period और new vesting period होना चाहिए. The old vesting period is 4 years. As per the replacement award, the vesting period has been reduced to 1 year. मतलब vesting period 1 साल से कम हो गया. 1 year नहीं, 2 तो complete हो गया. 1 year from the date of acquisition. So new vesting period will be 3 years. But higher of that 2 is 4. So answer आ जाएगा 3 lakhs. और guys ये 3 lakhs हमारे PC में आ जाएगा. और point number 4 होता है post combination cost गाइज इज इक्वल टू 9 में से 3 लाख हम पीसी में डाल देंगे तो पोस्ट कॉम्बिनेशन 6 लाख आएगा. ये पीसी का पार्ट नहीं बनेगा, ये थी एक्वायरर डेविड को नेक्स्ट ईयर के लिए एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा बिकॉज 1 साल में ये वेस्टिंग कंप्लीट होगा. ठीक है, बट हमारे पीसी का पार्ट क्या बन जाएगा? हमारे पीसी का पार्ट बन जाएगा ये 70 लाख, ये 23.81 लाख, ये 3 लाख. सो दिस आर द 3 पार्ट्स ऑफ पीसी. So I will say I have my summary. Summary में shares देने वाला हूँ मैं 70 lakhs के, contingent consideration देने वाला हूँ मैं 23.81 का, और replacement awards का amount आने वाला है 3. So 70 plus 23.81 plus 3. So 70 plus 20 is 96.81 is my PC at fair value. Chakas guys. 96.81 is PC at fair value. That completes my step number 3 is calculation of consideration. Guys, step number 4. Now what is step number 4? Step number 4 is identify net assets. Identify net assets और वो भी at fair value. सो विल टेक ऑन दी assets. assets में सब फेयर वैल्यू पे लेना है, भूलना नहीं. तो मैं पहले यहाँ से चालू कर देता हूँ. सो वी हैव प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट्स, नेक्स्ट वन इज इन्वेंट्री, नेक्स्ट वन इज ट्रेड रिसीवेबल्स, next one is cash and cash equivalent, cash and cash equivalent. next one is others. so ये सारे assets का हमें fair value लेना है. मुझे सिर्फ लग रहा है property plant and equipment का fair value दिया गया था 450. so property plant and equipment is 450 guys. बाकी सबके revised values नहीं है, so we'll take the book values. carrying amounts, investment is 200, inventory is 100, trade receivable is 200, cash and cash equivalent is 200, and guys others is 300. so please take a total of all this now. 450, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. so I will get the total of my assets at 1450. Jakas. Less the liabilities at fair value. so now I'll take liabilities at fair value. liabilities at fair value में सबसे पहले अगर आपको याद हो तो guys was ये तो पोस्ट कॉम्बिनेशन कॉस्ट है, आगे का ये 6 भी पोस्ट कॉम्बिनेशन कॉस्ट आएगा. पाकर के पास एक पेंडिंग लॉ सूट था. सो कैन आई से कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम लायबिलिटी मानेंगे. सो वी विल हैव लॉ सूट एंड लॉ सूट इज एट 10, उसका फेयर वैल्यू दिया गया है 10, एंड देन वील टेक अप एवरीथिंग दैट इज गिवन हियर. सो विल स्टार्ट विद लॉन्ग टर्म बोरोइंग, long term borrowing, and how much will be the long term borrowing? 300. Next one is long term provisions, that is 80. Long term provisions, that is 80. Next one is deferred taxes is 55. Deferred tax is 55. Next one is short term borrowings at 170. So we'll have short term borrowing at 170. And then we have trade payables at 320. So we have trade payable at 320. चलिए guys, total कीजिए इसका.
Now we have got 10, 300, लॉन्ग टर्म बोरिंग 30 लिखा है मैंने, लॉन्ग टर्म बोरिंग 300 है, देन वी हैव 80, देन वी हैव 55, देन वी हैव 170 एंड देन वी हैव 320. मेरा टोटल आ रहा है 935. आर यू गेटिंग दैट? 935. यस. 935 के बाद नेट असेट्स था, सो नेट असेट्स निकालना है हम लोगों को. सो 1450 minus 935, I'm getting an answer of, guys, 515. Are you getting that answer of 515? That is 450 plus 65, that is 515. But 515 में अब डिफर्ड टैक्स का ट्रीटमेंट डालना पड़ेगा. सो गाइज, डिफर्ड टैक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं दो चीज़ों का फेयर वैल्यू बदल रहा हूँ. एक तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और एक है लॉ सूट. सो गाइज, पीपी, how much was carrying amount of PP? Carrying amount of my PP was 600 minus the fair value of PP is 450, so it is 150. The carrying amount is greater than the fair value, so guys it will create a DTA, and ये DTA create करेगा 150 का. टैक्स रेट क्वेश्चन में कितना दे रखा है? टैक्स रेट क्वेश्चन में दे रखा है 40%. सर 40%, 50 का 40% होता है 60. एंड गाइस देन वी हैव लॉ सूट. लॉ सूट का गाइस कैरिंग अमाउंट नील था, सो लॉ सूट बुक में था ही नहीं, एंड न्यू वैल्यू इज 10, सो द डिफरेंस इज 10. गाइस द रिवाइज वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी इज ग्रेटर. रिवाइज वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी इज ग्रेटर, तो गाइस ये भी DTA ही क्रिएट करेगा. So 10 into 40% will be 4, and that means the total comes to 64. So guys finally हमारे net assets कितने हो जाएंगे? 515 plus the new DTA of 64, that comes to 579. So this is my step number 4. Are we exactly clear with that one? Classic. Too good. Step number 1, identify the acquirer. Step number 2, identify the date of acquisition. Step number 3, the PC. Step number 4, net assets. Step number 5, guys, NCI. NCI को कैसे मेजर करेंगे? NCI को मेजर कर सकते हैं फेयर वैल्यू, या NCI को मेजर कर सकते हैं प्रोपोर्शनेट शेयर. मिस्टेक से प्लीज़ उस कंपनी के शेयर का प्राइस तो दिया ही नहीं है, अपने कंपनी का फेयर वैल्यू मत ले लेना. द 50 रुपी पर शेयर इज अपने कंपनी का फेयर वैल्यू. पाकर के कंपनी के शेयर का प्राइस कहीं दिया ही नहीं है. सो गाइस वी कैन नॉट डू इट एट फेयर वैल्यू, वील हैव टू डू इट एट प्रोपोर्शनेट शेयर. सो प्रोपोर्शनेट शेयर 30% आना चाहिए. यस सर, प्रोपोर्शनेट शेयर आना चाहिए 30%. सो आई एम सेइंग दिस इज माई स्टेप नंबर 5. NCI, non-controlling interest at proportionate share, guys, will be equal to net assets are 579 का 30% लेंगे, and I'm getting an answer of 173.7 will be your NCI. Last one guys, step number 6, calculate goodwill or gain from bargain purchase. So calculation of goodwill slash gain from bargain purchase. So first one is consideration paid, and how much is the consideration? That is for 70% of the company. कितना कैलकुलेट किया था हम लोगों ने? 96.81. This is my consideration. Too good. So consideration is 96.81. गाइज नेक्स्ट वन, एड NCI, और NCI को हम लोग ने लिया है प्रोपोर्शनेट शेयर पे, और वो 30% था, और अभी हमने कैलकुलेट किया था दैट वाज 173.71. गाइज आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 7, सो 173.7, 96.81 प्लस 173.7, आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 270.51 less fair value of net assets. अब fair value of net assets कितना निकाला था हम लोगों ने? 579. So this is the fair value of net assets.
This is NCI 579. Guys, you will have big gain on bargain. So 270 minus 579, I'm getting an answer of 308.49. Guys, ये हो जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व. जकास, क्लियर, टू गुड. चलिए गाइस, लास्ट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. सो ओपनिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट टाइटल रख रहा हूँ मैं. दिस इज ओपनिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. कैन वी स्टार्ट दिस? ऑलवेज मैंने पहले कहा है कि फॉर्मेट बना लो और फॉर्मेट बनाने के बाद आगे चलो. ना फॉर्मेट एज पर द IND AS शेड्यूल्स. सो गाइस, कहाँ से स्टार्ट करोगे? असेट्स. असेट्स में हम लोग फर्स्ट वन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नॉन करंट असेट्स. नॉन करंट असेट्स में आई हैव गॉट प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. गाइस, देन वील हैव समथिंग विच इज़ नोन एज फाइनेंशियल असेट. और फाइनेंशियल असेट के अंदर आना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स. नेक्स्ट वन गाइस, टाइटल नंबर 2 इज़ करंट असेट्स. और करंट असेट्स के अंदर सबसे पहले आ जाएगा इन्वेंट्री. इफ़ यू आर कैचिंग दिस अप वेल. इन्वेंट्री के बाद आएगा फाइनेंशियल असेट्स अगेन. सो फाइनेंशियल असेट्स के अंदर हमारे पास होंगे गाइस ट्रेड रिसीवेबल. So this is going to be my trade receivable. Next one, cash and cash equivalent. So we'll have cash and cash equivalent, and guys we'll have other current assets. और यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा. Insert shapes. This is where my balance sheet will start. ठीक है, यहाँ पे हम टोटल ऑफ बैलेंस शीट ले लेंगे. जकास. अब मैं वर्टिकल फॉर्मेट बना रहा हूँ, बट क्योंकि एक ही स्लाइड में सब कुछ दिख जाए तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे साइड बाय साइड यहाँ पे आपको लायबिलिटी दिखाता हूँ. सो यहाँ पे हमारे असेट्स का टोटल आ जाएगा. सो विल सी द सेकेंड पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट नाउ, विच इज़ इक्विटी एंड लायबिलिटी. प्लीज़ डोंट हैव अ फीलिंग कि मैं टी फॉर्मेट बना रहा हूँ. ठीक है, उसके अंदर फर्स्ट थिंग इज गाइज ऑलवेज इक्विटी. इक्विटी के अंदर विल हैव शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल के बाद विल हैव अदर इक्विटी. अदर इक्विटी के बाद we'll have NCI, that is non controlling interest. The second part of your balance sheet will be liability. Liabilities का first part A will be non current liability के अंदर financial liability के अंदर long term borrowing. long term borrowing के बाद आएगा long term provisions. long term provisions. लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के बाद आएगा गाइज हमारा डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी. डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी में डिफर्ड टैक्स असेट भी था, वो भूलना नहीं है हमें. ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाता है करंट लायबिलिटी. सो द सेकेंड पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट ऑन लायबिलिटी साइड इज करंट लायबिलिटी. अगेन फाइनेंशियल लायबिलिटी. फाइनेंशियल लायबिलिटी में आ जाएगा हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के बाद आ जाएगा हमारे पास ट्रेड पेएबल्स. ट्रेड पेएबल्स के बाद हमारे पास आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग योर बैलेंस शीट हैज़ टू टैली. ठीक है, जकास. And it has to tally. Classic guys.
again I'll tell you repeatedly that I'm not creating a T format of the balance sheet. Okay, this is like a vertical format only, but side by side मुझे numbers दिखे इसीलिए. चलिए स्टार्ट करते हैं पीपी. गाइस पीपी करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर गोइंग टू टेक अपना बैलेंस शीट तो लेना ही है डेबिट का. सो डेबिट का 400 प्लस द रिवाइज्ड वैल्यू जो नेट करंट असेट्स में हम लोग ने डाला था was 450. So guys, this is 400 plus 450 and that means we will get something which is 850. Got that? Guys, investments 400 we didn't change the value. So basically यहाँ पे मैं एक अलग कलर का पेन यूज़ करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि वैल्यूज़ कैसे आ रहे हैं. 300 plus 200. So 300 plus 200 and we will have 500. Next one guys, inventory 300 plus 100. So this is 300 plus 100. Guys, we'll get an answer of 400. Trade receivable 400 200. Answer is 600. Cash and cash equivalent 150 200. That is 350. Other current assets 300 300 and that is 600. Done. Chakas. Guys, 850 plus 350 900. 900 plus 300 1200. 1600. 2100. 2700. 3300. So the total of the balance sheet is 3300. Chakas. Too good. Guys, share capital. How much is my share capital? Guys, 500 plus, if I am not wrong, गाइस पीसी में हम लोग जो शेयर्स इश्यू कर रहे थे ना, ऊपर के स्टेटमेंट से जाके आप देख लो, मैंने समरी बना के रखी पीसी से. 1.4 लाख शेयर्स इश्यू कर रहे थे एट द रेट 50. सो 10 इज़ द फेस वैल्यू. सो 1.4 इंटू 10 इज़ 14 विल बी द फेस वैल्यू एंड 1.4 इंटू 40 विल बी द सिक्योरिटी प्रीमियम. सो गाइस यहाँ पे आएगा share capital and I'll show in bracket. This will be 500 plus 14. So you will get something which is known as 514. Chakas. Guys, other equity. Other equity में हमारा other equity already 700 है. So we will have 700 plus guys 1.4 into 40 or 14 into 4 you can do. 28 plus 56 आ जाएगा. And guys, we will have a big amount of capital reserve. कितना था capital reserve? 308.49. So guys, plus 308.49. And guys, plus the share-based payment award pre-settlement obligation, and that is the amount of 3. Are we exactly clear with that one? So guys, plus this 3 जो हमारे other equity में दिखेगा. And now you can take a total of all this. चलिए 700 plus 300 1008 1064 1067 1067.49 1067.49. गाइज NCI अभी मेजर किया था प्रोपोर्शनेट शेयर पे 173.7. सो 173.7. चलिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. गाइज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कोई चेंजेस नहीं. 200 300 500. सो 200 प्लस 300 इज 500. गाइज प्रोविजन 100 प्लस 80 प्लस कंटिंजेंट कंसिडरेशन. इफ़ यू रिमेंबर जो 3 साल के बाद पे करना है, तो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ. इट्स 100 प्लस 80 प्लस 23.81. So 180 and plus 23, so 203.81. Deferred tax liability, guys, 20 plus 55, 20 plus 55, but deferred tax asset आए थे तो minus 64 if you remember deferred tax asset. 20 plus 55 75 minus 64, answer comes to 11. That is deferred tax liability. Short term borrowing 130 plus 170 is 300. Trade payables are 200 plus 320 is 520. And guys, finally the short term provision. कौन सा short term provision मालूम है? Claim.
जो कंटिजेंट कंसिडरेशन नहीं, कंटिजेंट लायबिलिटी जो आपने लायबिलिटी कंसिडर किया, एंड दैट इज 10। चलिए गाइस कैलसी उठाइए, आंसर 514 है। ये मेरे को खुद को 574 दिखाई दे रहा है, सो इसको बराबर से लिखता हूँ मैं। दिस इज 514 प्लस 1067.49 प्लस 173.7 प्लस 500 प्लस 203.81 गाइस प्लस 11 प्लस 300 plus 520 and plus 100. Lovely guys, and do tell me that your balance sheet tallies at 3,300. 3,300. Tell me. Chakas. Love you guys. Too good. I hope you enjoy such questions from me. Guys, love you all. ठीक है, जाते वक्त मेरा पोएम बोलते जाइए, आई एम द बेस्ट, आई विल स्कोर एग्जामिशन, आई विल सेंड स्वीट्स टू राहुल सर। अगर आपको और भी ऐसे कोई भी क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज़ डू राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।